जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आपको कसम है कि जो कुछ भी मैं कहने के लिए जा रहा हूं उस पर हंसना नहीं है। इस तरह इमरान खान कहता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मजालिम के पहाड़ तुम पर तोड़ दूं, घबराना नहीं है। उसी तरह से जो लतीफ़ा अब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं उसे सुन करके आपने हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है। लो भाई कराची वालों, तुम्हारे अपने बहुत ही करीबी अपने जो तुमको दिखाया करते थे सपने, वही मुनाफा कौमी मूवमेंट, उसके एक अहम जिसको कहते हैं गुर्गे, उसके एक अहम सुर्खील, उसके एक अहम करता धरता, वो जो पहले एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ करके बाकायदा 1992 में कराची में फौजी ट्रकों पे बैठ करके यहाँ दाखिल हुए थे। उसके बाद फिर MQM हकीकी और MQM के लड़कों के दरमियान फायरिंग के तबादले में न जाने कितने ही लोग मौत के घाट उतर गए। वो जो तायब हो गए थे उन तमाम चीज़ों से, जिनका मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि ये जो माफ़ी अभी आपने मांगी अल्ताफ़ हुसैन के सामने, और बाकायदा ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ था जिना ग्राउंड, उसमें आपने लोगों से माफ़ी मांगी है, तो कहने लगे हाँ बिल्कुल मैंने गलती की थी, इसके लिए मैंने माफ़ी मांगी है और कायदे तहरीक ने और लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया है। वो कायदे उस वक्त तहरीक हुआ करते थे, बाद में उनको एजेंसियों ने कहा नहीं ये कायदे तकरीब है, तो उसके बाद फिर कौम ने भी मान लिया, वरना उससे पहले मैं 50 दफ़ा बोलता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। खैर बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। तो कायदे तकरीब को उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और कौम ने भी मुझे माफ़ कर दिया, आप मामे हैं कौम के? मैंने कहा नहीं मैं मामा तो नहीं हूँ, मैं तो स्ट्रगलर हूँ। मैंने उनसे कहा इस बात की कोई गारंटी है कि एक मरतबा फिर आपसे कोई खता नहीं होगी? उन्होंने ऑन एयर कहा था, यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ऑन एयर कहा था नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा इस बात की गारंटी है कि सुबह का ये बोला एक मरतबा फिर शाम को अपना रास्ता नहीं भूल जाएगा? उन्होंने कहा नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, किसी की चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। मेरा माथा उसी वक्त ठनका था कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद फिर लोगों ने देखा कि उसके बाद जो MQM के ऊपर जवाल आया, फिर MQM के ऊपर एक और ऑपरेशन मुसल्लत हुआ, फिर MQM की सफाई हुई, फिर काट छांट हुई, उसके बाद फिर कराची में सुकून आया, और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन के नाम का लाका भी लोग गायब कर गए। तो वही मौसूफ एक मरतबा फिर उन्होंने फरमाया कि भाई इंतखाबात आनी जानी चीज हैं, सूबा तो लेकर रहेंगे। भाई मैंने आज से अल्लाह आपको नेकी दे खुद कहा था कि मत हंसना, लेकिन ये बात इतनी हंसी की है कि इस पर मैं जानता हूं कि कोई भी कैसे अपना कहर रोकेगा। ये वो लोग हैं कि जिनको इंतखाबात की और इंतखाबात के बाद अपनी कीमत लगवाने की, अपनी उजरत की इतनी फिक्र होती है कि क्या बताऊं। इन्हें एक एक घंटे की दौरानिए पर सुबह याद आता है, फिर उसके बाद ये अपनी उजरत पा करके भूल जाते हैं सुबह होगा सब। इनको एक मिनिस्ट्री दे दो लेट जाते हैं, इनको एक मिनिस्ट्री एक सेनेटरशिप दे दो, ये अब खैर मैं क्या कहूं, इसका लेट जाना को 2 मरतबा कर लीजिए आप, इनको एक और कोई वजारत दे दो लेट जाने को 3 मरतबा कर लीजिए आप, क्यूब से जरब दे दीजिए आप। ये इतने नजरियाती हैं। अल्ताफ हुसैन के दौर में मैं अपने घर से चलता था गुरुमंदिर अपने ऑफिस जाने के लिए, लालू खेत पे पहुंचता था तो देखा था चूनागली हो रही है, MQM वाले चूनागली कर रहे हैं, ये क्या बे? देखा तो वो सुबह चाहिए, सुबह लेके रहेंगे। वापसी में जब मैं रात को 9-10 बजे अपने ऑफिस से निकलता था घर जाने के लिए, वहां से निकलता था लसबेला के पुल से, तो मैं देखता था कि उसके ऊपर चूनागली हो चुकी है। तो मैं पूछता था बराबर में बैठे किसी साहब से, क्यों भाई सुबह मिल गया है? तो वो इधर उधर देखने लगते थे। फिर मैं अपने एक दोस्त को फोन करता था जो इनका बाकायदा माना हुआ शूटर था, मैं उसको फोन करता था, हाँ भाई ढक्कन मिल गया सुबह? वो गाली बक के फोन बंद कर देता था। एक मरतबा तो ऐसा हुआ वाटर पंप से इनकी रैली निकली, मैं यहां से अपने घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, इनकी रैली वाटर पंप से निकली है, अभी करीमाबाद या शायद उससे आगे पहुंची है, उधर वहां अल्ताफ हुसैन के पास बाकायदा यहां से वो पिंक टाई वाला पहुंच गया था सूटकेस लेके। अल्ताफ हुसैन ने वहां फोन कर दिया चल बे लपेट अपनी दुकान। मैंने उस दोस्त को फोन किया नंबर बदल के, क्योंकि मुझे पता है वो हरामखोर ऐसे फोन नहीं उठाएगा, उसने जो गालियां दी अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने कायद को, अपने फलाने को, कह रहा है यार इतना मतलब बेहयाई, अभी हमारे मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा के अभी हम तोड़े ही चलें, रैली खत्म कर दी गई। तो ये वही लोग हैं अल्ताफ हुसैन के ज़माने में, जब ये सूबा नहीं ले सके, जब ये वजारतें सिफारतें मुशावरतें ले करके अपनी दिहाड़ियां ले करके और खुश रहे, ये अब वजारत लेंगे, ये अब सूबा लेंगे। जरा इनकी शक्ल देखो, ये मुंह और मसूर की दाल। इंतखाबात आनी जानी चीज है। अच्छा, हम पीपल्स पार्टी को बता देना चाहते हैं कि हम सूबा लेकर रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 12 सालों में शहर को खंडर बना दिया,
बल्कि पीपल्स पार्टी ने सिंधी भाइयों की खिदमत भी नहीं की, और इन्होंने, इन मटरवों ने अपने मटरवों की जो खिदमत की है उसमें 15,000 लाशें अल्ताफ हुसैन के दौर में गिरवा दी गई, जिसमें इन दोनों हजरात के, एमक्यूएम हकीकी को बनवाने वाले दोनों हजरात के, जो एक तो इस वक्त अपनी अलग फ्रैक्शन चला रहे हैं और एक इस वक्त दोबारा एमक्यूएम में मौजूद हैं, इन दोनों हजरात का इसमें कार खैर कंट्रीब्यूशन भी सारा मौजूद है। ये खिदमत की है इन्होंने अपनी कौम की, ये खिदमत की है। ये पीपल्स पार्टी को आईना दिखा रहे हैं कि आपने 12 सालों में कौम के लिए कुछ नहीं किया। इनसे ये पूछो आपने अपनी कौम के लिए क्या उगाड़ लिया, कौन सा आपने दरिया बहा दिए तरक्की के। आपने फैसल सब्जवारी को सेनेटर बना दिया, आपने अमीनुल हक को वजीर बनवा दिया, इसके अलावा कौन सा तीसरा काम आपने किया है। अमीनुल हक वो आदमी है कि जो वहां बैठ करके आपका मीडिया विंग चलाया करते थे, ओके, उनकी तरक्की हुई, उनको आपने वजीर बनवा दिया, चलो ठीक है, पार्टी के लिए उन्होंने खिदमत की हैं, पार्टी के लिए उन्होंने बड़ा एक टाइम लगाया, ओके, आपने उनको नवाज दिया, सही है। फैसल सब्जवारी पार्टी में वजीर भी रहे हैं, बहुत सारी और चीजें भी रही हैं, आपने उनको सेनेटर तक पहुंचवा दिया, ठीक है। लेकिन नीचे टिकल डाउन इफेक्ट क्या आया? एक आम महाजिर के घर में कितना राशन आपने डलवा दिया, कितने लोगों को आपने रोजगार दिलवा दिया। पीपल्स पार्टी का आलाकार तो आप थे। हैदर अब्बास रिजवी जो इस वक्त चुप करके कराची में बैठे हुए हैं, इनको शटअप कॉल एजेंसी की तरफ से दी गई, चुप करके बैठ जाओ, बस यही बहुत है। उनसे जरा पूछो, जब वो डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे यहाँ के, तो उन्होंने कितने महाजिर नौजवानों को नौकरी दिलवाई? उनसे जरा पूछ लो, बल्कि उनसे क्या, इन लोगों से पूछ लो जो इस वक्त एमक्यूएम को चलाने वाले हैं, जितने 10, 12, 15 लोग रह गए हैं इस वक्त, उनसे जरा पूछ लो आपने क्या किया। पीपल्स पार्टी की वो 18वीं तरमीम की हिमायत में हैदर अब्बास रिजवी से लेकर के और एमक्यूएम का एक एक रहनुमा ऑन रिकॉर्ड है, उस पर टाइप करो यूट्यूब पे, सब बताएंगे हमने अवाम के लिए 18वीं तरमीम कर दी, हमने अवाम के लिए कर दिया, सूबे सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी। ये एमक्यूएम के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, और आज वो ये 18वीं तरमीम हो, पीपल्स पार्टी बुरी है। अगर पीपल्स पार्टी बुरी थी तो भाई यूसुफ रजा गिलानी को 90 पे खैर मकदम करने की क्या जरूरत थी? चप्पलें मारते, जूतों से इस्तकबाल करते कि साले तुम लोगों ने सिंध का कोई खिदमत नहीं की। मगर धंधा है ना, अल्ताफ भाई का दाना दुन का चल रहा था, और अल्ताफ भाई के बाद इन सारे लोगों का वो नाश्ता कमेटी बनाई हुई थी, वो राब्ता कमेटी नहीं थी, नाश्ता कमेटी थी, वो इन सब का चल रहा था। कोई खिदमत खल्क फाउंडेशन के जरिए से घाका मार रहा था, कोई एम्बुलेंसेस के आड़ में कोई मंजन कर रहा था अपना, और अब बाकी सब धो धुला करके। वो एक मोहम्मद अनवर थे जिनको भारत से ताल्लुक की बिना पर फलाना फलाना, उनको भी इजराइल अपने साथ ले गए तो उनके गुना भी धुल गए। वो जो थे तारिक मीर मेरे ख्याल नाम है उनका, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उनसे मुलाकात कर चुका हूं। वो केकेएफ को देखा करते थे, उनसे पूछ लो भाई कि क्या किया है। तो फिर पीपल्स पार्टी को क्यों बोल रहे हो भाई? पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को 90 पे बुला करके, उसको सिंधी टोपी पहनवा करके, अजरक पहना करके, और उसने यहाँ अल्ताफ भाई और फलाना फलाना के जो नारे लगाए थे, उस वक्त क्यों नहीं बोले थे कि हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है? तुम तो इतने मलून हो कि तुमने पीपल्स पार्टी ने सिंधियों की खिदमत नहीं की, तुमने एमक्यूएम और तुमने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। उनसे बोलते ना, अब बोल रहे हो जब मुंह में दांत है ना पेट में हाथ, अब बोल करके क्या फायदा? जब सरकारी नौकरी या नौकरी नहीं रहती है तब हर आदमी हक की बात कर रहा होता है। आओ ना बात करो ना मेरी तरह। कर कौन रहा है इस वक्त? उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उंगलियों पे, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दूसरी जानिब आवाम के मुस्तरद करदा लोग नैब केसेस के साथ इंतखाबात लड़ने आ गए हैं। ये इशारा है जनाब वाला मुस्तफ़ा कमाल की जानिब। अब मुस्तफ़ा कमाल से तो एक भैंसे की लाख डांट है ना, दो हिसाब किताब है। एक तो मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो इनके पेट पे लात मारी, वो मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी जब वहाँ से वापस आए और एक धुआंधार मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर एक नया फ्रैक्शन बना, पीएसपी बनी, फिर एमक्यूएम के लीडर्स को ये बता दिया गया कि देखो अब ख्याल करो। उसके बाद फिर ऑपरेशन तो फलाना तो ठिकाना, वो फिर एक तारीख है। तो मुस्तफ़ा कमाल की जानिब इनका इशारा है कि मुस्तफ़ा कमाल और नैब के जो केसेस वो पेशियाँ वगैरह जो उनके साथ चल रहे हैं, नैब की मुस्तरद करदा। अबे भाई एनआरओ लेकर के तो तुम लोग भी बैठे हो, चलो नेमत मुस्तफ़ा कमाल जाने, मैं पीएसपी का कोई वो थोड़ी हूँ। अगर मुस्तफ़ा कमाल के पास कोई मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर कोई करप्शन तो फांसी लटका दो। मेरा कोई मामू का लड़का है सानू की अनीस कायम खानी पर। वो पीपल्स पार्टी को देखो, पीपल्स पार्टी जो है वो लगा रही है वहां पे कि बल्दिया टाउन का जिम्मेदार और अबे उस वक्त ख्याल नहीं आया था जब मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम का हिस्सा था, राब्ता कमेटी का हिस्सा था, सेनेटर था, तब उस वक्त कहते रहे कि मुस्तफ़ा कमाल को फांसी दो। उस वक्त कहते कि बल्दिया टाउन में जो कारनेज हुआ हम उसके लोगों को इंसाफ देंगे, हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बदमाशों को जो है वो फांसी पे लटकाएंगे। उस वक्त तो कायम अली शाह और रहमान मलिक जो है वो पाइप लेकर के सब हवा बुझाते फिर रहे थे, आग बुझाते फिर रहे थे।
उस वक्त तो तुमने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी क्योंकि तुम्हारी हुकूमत थी, तुम अपनी हुकूमत में ये रखना अंदाजी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इतनी देर के बाद ख्याल आ रहा है कि वो बल्दिया टाउन और फलाना ढिमकाना। आज तक तो इंसाफ मिला नहीं अदालतों से। अदालतें खैर कौन सा इंसाफ देती हैं यहां पे? अदालतें तो मलिक रियाज को और वो राउंडबार को इंसाफ देने के लिए हैं यहां पे, वो बल्दिया टाउन के लोगों को इंसाफ देगा। अच्छा, 2018 के इंतखाबात में जो दावा करते थे कि हम कराची से जीतकर कराची में रहेंगे, आज अवाम उन्हें तलाश कर रहे हैं। ये किसकी बात हो रही भाई? बहरहाल 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो खुद डाकू है वो दूसरों को कह रहे हैं हम चोरी नहीं होने देंगे। अबे ठप्पे लगवाने वाले लोग, बोरी बंद लाशों का सौदा करवाने वाले लोग, यार खुदा का खौफ करो। एक डाकू अगर दूसरे को कहे ये चोर है तो फिर कितनी हंसी आएगी। घूसा भी नहीं मार सकता आदमी उसको, क्योंकि हंसने में लगा रहेगा। हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हम 7 नशिस्तों की हिमायत वापस ले लें तो हुकूमत जमीनबोस हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने डब्बे का दूध नहीं पिया तो आप ये जरा 7 सीटों की हिमायत वापस लेकर के देख लें। नूरुल आरफीन सिद्दीकी बकलम खुद आपको चैलेंज कर रहा है कि हो अगर सच्चे तो आओ 7 सीटों की नशिस्तों की अपनी हिमायत वापस लेकर के दिखाओ। ये सारी जो बंदूकें तुम्हारे पीछे है ना, जिसकी बदौलत गन पॉइंट पे नफीस बने हुए, शरीफ बने हुए, वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हो, सब धास दी जाएगी। सारे केसेस खुल जाएंगे। वो जो मुशर्रफ का एनआरओ लेकर के तुम लोग बैठे थे, रिकंसिलिएशन वगैरह, सब तेल हो जाएगा। दूसरे कहते हैं कि अल्लाह आपको नेकी दे। हाँ, वो मुख्तारा माई कहती हैं सियासत की, समझ गए होंगे। वो जो कहते हैं मेरे पर इख्तियार नहीं है, मेरे पर इख्तियार नहीं, जिससे कराची के भंगी कंट्रोल नहीं होते थे, वो कहता था कि जी 2018 के इंतखाबात में 14 नशिस्तें हमसे छीनी गई, अब हम वापस लेके दिखाएंगे। ले लो ये भी ले लो 14 नशिस्तें वापस ले गए जी। अबे अपनी जो पुलिस गार्ड छीन गई है वो वापस लेके दिखा दे भाई, बस मैं वही बड़ी बात मानूंगा। अच्छा जी, हमने इख्तियार और वसाइल ना होने के बावजूद 300 अरब रुपए कराची पर खर्च किए। कराची वालों, 300 अरब रुपए में से 300 रुपए दिखा दो, मैं 350 रुपए तुम्हें ईदी के नाम पर दूंगा। आई लव यू ऑल, फी अमानिल्लाह।